नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दिनों से सरकार बनाने की गहमा गहमी अब थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। तमिलनाडु में पिछले दरवाजे सत्ता में आने की बीजेपी की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। वहां बिना घोषणा के ही एक ऐसा विपक्षी मोर्चा तैयार हो गया जिसकी उम्मीद बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीएम और सीपीआई ने राज्य में सेकुलर सरकार बनाने के लिए एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया है। टीवीके के पास अब 119 का संख्या बल है, जिसमें टीवीके के अपने 108 विधायक हैं। सीपीआई के, सीपीएम के और वीसीके के 2-2 विधायक हैं। इस प्रकार और कांग्रेस के 5। जरा स्क्रीन पर ले आइए, तमाम विधायकों की जो सूची है वो स्क्रीन पे हम थोड़ी देर में लाते हैं। तो यहाँ साफ साफ यानी 108 विधायक टीवीके के और उसके अलावा 5 विधायक कांग्रेस के, 2-2 विधायक सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के। तो इससे 6 विधायक और 5, 11 और 108, 119 विधायक। अब ये मोर्चा किस तरह 5 साल काम कर पाता है, इसमें मंत्री पद या अन्य लाभ के पदों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, ये तो बाद की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए अलग अलग दलों ने मिलकर साथ आने का फैसला किया। इस मोर्चे को खड़ा करने में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बार बार विजय को बहुमत साबित करने के लिए कहा, जबकि ये उनका काम नहीं था। इस असंवैधानिक इरादे को देखकर तमाम दलों ने आलोचना तो की है, लेकिन यह भी तय किया कि इसका जवाब देने का एक ही तरीका है कि एक साथ आ जाएं। अर्लेकर के ये देखिए यहाँ पर 119, जी हाँ, तमिलनाडु में टीवीके सरकार 119 यहाँ, जबकि बहुमत के लिए आप जानते हैं कि 118 की ज़रूरत है। टीवीके को 108, आईएनसी को 5, यानी कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2 विधायक हैं, सीपीएम के पास 2 विधायक हैं, वीसीके के पास 2 विधायक हैं। इस प्रकार कुल 119 विधायकों की टोली अब टीवीके के पास है और इस प्रकार ये सरकार बना सकते हैं वहाँ पे तमिलनाडु में। और लेकर के व्यवहार पर आज उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह बीजेपी को घेरा है और वाजपेयी सरकार का उदाहरण दिया है, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया है उन्होंने। आइए पहले उनको सुनते हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को, इसलिए क्योंकि हर तरफ से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल और खासकर वहाँ के यानी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको घेर रहे हैं। क्यों घेर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर 119 का आंकड़ा है और इसके साथ साथ अभी शाम को मिलने वाले हैं टीवीके के मुखिया एक्टर विजय, थलपति विजय जिनको कहते हैं, ऐसे उनका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है पूरा नाम। और कैसे उनकी मुलाकात होती है और आगे क्या बात होती है, कब वो ओथ लेते हैं, ये सब अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आइए ज़रा सुनिए यहाँ उमर अब्दुल्ला को, सुनिए। अब वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतजार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाजत दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो यहां आपने सुन लिया, साफ साफ कह रहे हैं कि यहां विजय को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद असेंबली में अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, यानी वहां विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बात की बात है। लेकिन पहले तो सबसे बड़ा दल जो होगा उसको वहां बुलाना चाहिए और ये राज्यपाल को कहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के ये पहले के पुराने 1994 का ये आदेश है, उस आदेश का पालन करना चाहिए। यहां साफ साफ कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। वाजपेयी जी के अलावा कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की मिसाल भी याद दिलाई गई है, जब उनके पास पूरा बहुमत नहीं था फिर भी उन्होंने सरकार बनाई थी। खैर, तमिलनाडु के इस नए गठबंधन पर इंडिया के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तो डीएमके की तरफ से कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखकर नए सीटिंग अरेंजमेंट की बात की है। उन्होंने कह दिया है कि चूंकि अब हमारा इनके साथ में दोस्ती नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ, इसलिए हमको नई सीटिंग व्यवस्था, नई बैठने की व्यवस्था की जाए। वहीं अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यहाँ पर अखिलेश यादव की ये चिट्ठी मायने रखती है। ये पोस्ट जिसमें एक तरफ आप देखिए ममता बनर्जी और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टालिन है, और ममता बनर्जी से मिलते हुए कल मिले थे। स्टालिन से ये मुलाकात उनकी पुरानी मुलाकात है, अभी तो गए नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने जो लिखा है कि हम वो नहीं जो एक बार मिलने के बाद, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यहाँ पे कह रहे हैं साफ साफ अखिलेश यादव। लेकिन ये सब फौरी प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, फौरी तौर पर। और अगर बीजेपी इसमें खुश होगी कि आखिरकार इंडिया में फूट पड़ गई, तो ये उसकी खुशफहमी हो सकती है, क्योंकि इसके घटक दल राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर चुनाव इन्होंने लड़ा है। उधर पश्चिम बंगाल में भी आज बड़े बहुमत के साथ आपने देखा कि सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने, अब वहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज मैंडेट आया बीजेपी के पास, और अब बीजेपी जो है उसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी चुन लिया है। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी गई है, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी की तरफ से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और वहां पर शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री होंगे। बेशक पिछले 6 सालों में आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ही रहे हैं, 6 साल हो गए बीजेपी में हैं वो, लेकिन उनका इतिहास पहले कांग्रेस का रहा है, उसके बाद टीएमसी की राजनीति का रहा है। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई तो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ साथ टीएमसी में आ गए थे। आप याद कीजिए 1998 की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शुभेंदु अधिकारी को बड़ा नेता ममता बनर्जी ने बनाया, और ममता बनर्जी के उस नंदीग्राम आंदोलन ने बनाया जो ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ था। अब शुभेंदु बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी का झुकाव उद्योगपतियों की तरफ है, ये सब जानते हैं। अदानी, अंबानी, इसका नाम हमेशा लेते रहते हैं राहुल गांधी। ऐसे में क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी किसान हितैषी छवि को बचा पाएंगे? ये चुनौती उनके और बीजेपी के सामने होगी। बीजेपी के लिए एक बड़ी मात इस तरह से भी देखी जा सकती है कि पश्चिम बंगाल में उसे अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह 6 साल पहले आए शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है, जबकि कई लोग हैं जो वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं और लगातार वो यहाँ काम करते रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते रहे। लेकिन 6 साल पहले जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए वही मुख्यमंत्री वहाँ पर बनने जा रहे हैं। ये अब बीजेपी के कई लोगों को अभी भी रास नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी यहाँ भी परिवारवाद के दाग से खुद को बचा नहीं पाई है, जबकि परिवारवाद बीजेपी कहती रही है। लेकिन परिवारवाद आपने वहाँ बिहार में भी देखा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो भी अपने पिता की विरासत को आगे लेकर बढ़ते हुए आए और भी मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी, इनके पिता शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए 2 में जो सरकार मनमोहन सिंह की थी उसमें केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शिशिर अधिकारी। खैर, अब ममता बनर्जी अपने इस पुराने सहयोगी और नए बीजेपी के मुख्यमंत्री या कहें तो नई बीजेपी सरकार के सामने किस तरह चुनौतियां पेश करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और उधर तमिलनाडु में भी बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव में भी पहली बार सत्ता ही नहीं, पहली बार मैडन मतलब जो फर्स्ट एंट्री है
इधर राजनीति में वो एक्टर विजय की एंट्री, उस एंट्री ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। दशकों तक डीएमके और एआईडीएमके की बारी वहां रहती आई है। आप जानते हैं सत्ता पर कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, यानी करुणानिधि जयललिता एमजीआर फिर इधर जयललिता, इधर करुणानिधि, फिर स्टालिन, यही चलता रहा डीएमके एआईडीएमके के साथ में। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। टीवी के वहां सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन अब टीवी के साथ में कैसा संबंध रहेगा इधर ये देखना होगा। एआईडीएमके के तमाम विधायकों को रिसोर्ट पॉलिटिक्स उनके साथ की जा रही है। उनको पुदुचेरी शिफ्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि एआईडीएमके टूट की कगार पर है और नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी चाहती थी कि किसी भी ढंग से, भले एक सीट मिली है नरेंद्र मोदी की पार्टी को, और वो चाहती थी कि किसी भी ढंग से वहां पर सत्ता में उनके समर्थन से यहां चाहे टीवी के सत्ता में आए, लेकिन उसमें बीजेपी की सहभागिता हो, ये बीजेपी चाहती थी, जो नहीं हो रहा है। और इसी कारण राजेंद्र अर्लेकर जो वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। तो पूरब और दक्षिण के इन दो बड़े राज्यों में सत्ता के साथ साथ राजनीतिक परिपाटी का यह बदलाव क्या अब केंद्र में भी बदलाव के संकेत दे रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे।